हेलो और नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से बातचीत हमारी नहीं हो रही थी। कारण था थोड़ा बिजी चल रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी और दांत में थोड़ा दर्द चल रहा था। ऐसे में बोलने में मुझे तकलीफ थी। दैट्स वाई वीडियो आप लोग के सामने नहीं आ पाया। लेकिन भारतीय राजनीति रोज एक नए करवट लेती है और रोज कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से हमें राजनीति पर बात करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही घटना की। आपको पता है कि जनवरी में 2023 के जनवरी में ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, जिसे हम बीबीसी कहते हैं, उसने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसे सरकार ने बैन कर दिया। उसके बाद तो आपको पता है कि देश में हो हल्ला तो होना ही था और वो हल्ला हुआ। हर तरह के संस्थानों में डॉक्यूमेंट्री दिखाना है नहीं दिखाना है लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। अब इसी में आज बीबीसी के हेडक्वार्टर में पड़ गई आईटी की रेड और इस आईटी की रेड में कहा जा रहा है कि बीबीसी ने टैक्स की चोरी की, जिस वजह से आईटी की रेड यहां पर पड़ी है। तो क्या बात करना है हमको, इसमें बात ही करना है आखिर बीबीसी है क्या, कैसे फंडिंग पाता है और इसका फॉर्मेशन कैसे किया गया, और कि ये भारत में पहली बार है कि बीबीसी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। पूरी बात करेंगे यहां पर। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। द स्वदेश नाम से ही यहां पर हम जानते हैं कि देश में होने वाली घटनाक्रमों पर यहां पर चर्चा की जाती है। शुरू करते हैं बीबीसी के फॉर्मेशन से। 18 अक्टूबर 1922 को बीबीसी का फॉर्मेशन हुआ और 1926 को यह ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ जाता है। एक रॉयल चार्टर निकाला जाता है जिसमें कहा जाता है कि बीबीसी जो है वो आज से ब्रिटिश सरकारी कंपनी के रूप में कार्य करेगा और इसे रॉयल चार्टर के माध्यम से दिया जाएगा पैसा। 1940 में भारत में बीबीसी का आगमन होता है और उस समय विंस्टन चर्चिल जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं और उसके माध्यम से भारत में लगातार वो अपनी खबरों को प्रचारित करते हैं और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर हम आजादी की लड़ाई की बात करें तो ऐसे में जो बीबीसी का रोल है वो निष्पक्ष तो नहीं था। बात आगे बढ़ती है और आते हैं उसकी फंडिंग के ऊपर कि आखिर फंडिंग कहां से आती है। जैसे आपको पता है कि बीबीसी सरकारी संस्थान जो है वो थी, लेकिन समय के साथ ये इंडिपेंडेंट होती चली गई और इसे फंडिंग जो है वो एड्स के माध्यम से, ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से मिलने लगे। लेकिन फिर भी इसे रॉयल चार्टर और ब्रिटिश संसद की तरफ से पैसा मिलता था। ये अलग बात है कि 2 साल पहले इस पैसे को रोक दिया गया और कहा जा रहा है कि 2027 में इनको दिया जाने वाला पैसा पूरे तरीके से रोक दिया जाएगा। ये पूरी बात थी इनके फंडिंग को लेकर। अब बात करते हैं कि आखिर बीबीसी कार्य कैसे करता है। तो ये समझिएगा कि बीबीसी पूरे विश्व में 40 भाषाओं में लगभग अपनी जो रिपोर्ट्स है और न्यूज जो है वो प्रचारित करता है। और ऐसे में ये संस्था आज भी ब्रिटेन आइडियोलॉजी के माध्यम से ही अपना कार्य करती है और कई देशों में इसके ऊपर आरोप लगा है कि ये प्रोपेगेंडा फैलाती है। ऐसे में ही भारत में ऐसा नहीं है कि पहली बार बीबीसी के ऊपर ये किसी तरह का कोई आरोप लगा। बात करते हैं 1970 की, जिस समय बीबीसी ने भारतीय जनता के रोजाना जीवन के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उसमें भारत के दैनिक जीवन को गलत तरीके से दिखाया। बात पहुंचती है इंदिरा गांधी के पास, जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इंदिरा गांधी ने उस रिपोर्ट्स को देखा और समझा। उसके अलावा बीबीसी को कहा कि तुम काम करते हो बेटा बहुत गलत, ऐसे में तुम पे लगा दिया जाएगा बैन, और 2 साल का बैन बीबीसी पर इंपोज किया गया। 1970 में यह ऑफ एयर होता है। बाद में 1972 में सरकारी आदेश के बाद इसे फिर से ऑन एयर किया जाता है। अगला आते हैं 2008 की घटना पर, जहां पर बीबीसी ने बाल श्रमिकों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। सरकार ने इसे फर्जी पाया और इस पर रोक लगा दी। बात आगे बढ़ती 2015 की बात करते हैं। वहां पर भी सरकार ने बीबीसी को गलत तरीके से रिपोर्टिंग के लिए उसकी डॉक्यूमेंट्री को बैन किया। 2017 ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। भारतीय जंगल प्राधिकरण को लेकर और जिस तरीके जंगली जानवरों को लेकर यहां पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। इस डॉक्यूमेंट्री में भी गलत तथ्यों का प्रयोग किया, जिससे पूरे विश्व में भारत की छवि जो है वो खराब हुई। ऐसे में बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री को भी बैन कर दिया गया।
अब बात आती है आगे कि 2002 में गोधरा में दंगे होते हैं। एक्चुअली जब साबरमती एक्सप्रेस जो कि अयोध्या से लौट रही थी, उसे गोधरा के पास जला दिया जाता है और इसमें कार सेवकों की मृत्यु हो जाती है। अब इस के बाद गोधरा में टेंशन हो जाती है और हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगों की आग जो है वो भारत के हर कोने पर पहुंचती है और ऐसे में आरोप लगते हैं वहां की राज्य सरकार पर, जो कि उस समय बीजेपी के द्वारा शासित की जा रही थी और उसके मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पर तरह तरह के आरोप लगते हैं कि ये जो दंगा हुआ है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, अर्थात इसमें राज्य का भी रोल है। बाद में बीजेपी की सरकार 2004 में केंद्र से हटती है और चुनाव हारती है और आती है सरकार कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार 10 साल रहती है, तरह तरह की कमेटियां बनाई जाती हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने रिपोर्ट में ये लिखा कि गोधरा दंगों में स्टेट का कोई भी रोल नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जो है उन्हें क्लीन चिट दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी का यहां पर कोई भी रोल नहीं है। भारत में जुडिशरी जो है वो सुप्रीम है, उसके द्वारा दिया गया फैसला जो है वो सबको मान्य होता है। उसके बाद भी भारत का एक संघ जो है वो अभी भी इस बात को मानने को रेडी नहीं था। 2023 के जनवरी में बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री लेके आती है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिसे 2 पार्ट में पब्लिश किया जाना था और बात वही प्रोपेगेंडा 2002 के दंगों का। अब इसको बाद जब इस चीज को पूरा पॉपुलराइज किया जाने लगा कि भाई इस डॉक्यूमेंट्री को सबको देखना चाहिए कि कैसे स्टेट ने गोधरा दंगों में अपना रोल प्ले किया, जबकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रधानमंत्री जो उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन यह बातें बहुत लोगों के गले के अंदर नहीं उतर रही थी, ये सही समस्या यहाँ पे चल रही थी। सरकार ने बैन कर दिया इस डॉक्यूमेंट्री को। उसके बाद तो आपको पता है हो हल्ला तो पूरे देश में होना ही था और वो हल्ला हुआ। अब इस हो हल्ला के बीच में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को गलत तरीके से ये प्रकारेण कैसे भी करके दिखाया जाना शुरू किया गया, जिससे थोड़ा सा टेंशन जो है वो क्रिएट हुआ। और उसी बीच बीबीसी के ऊपर ये आईटी रेड, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये तो आने वाले समय में हम जानेंगे। लेकिन बीबीसी जिस तरीके से भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए अपना प्रोपेगेंडा प्रचलित कर रहा है वो गलत है। भारत की राजनीति भारत के लोगों के द्वारा चलाई जाती है, ऐसे में किसी विदेशी संस्था का इसमें ऐसे गलत तरीके से रिपोर्टिंग करना ये सही बात नहीं है। बाकी तो सच क्या है झूठ क्या है ये तो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में आ ही चुका है, यहां पर राज्य का कोई रोल था नहीं। लेकिन जैसे ही आईटी की रेड की गई, इस पर भी कई लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं कि यह बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के उत्तर के रूप में सरकार द्वारा यह किया जा रहा है और यह एक तरीके से अघोषित आपातकाल है। जनता को तय करना है कि यह घोषित आपातकाल है कि नहीं, क्या यहाँ पर बोलने की आजादी है या नहीं, ये भी हमें ही तय करना है। लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि भारत में कोई भी अपने मन से कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है। फिलहाल एक व्यक्ति के रूप में मुझे ऐसा कभी भी एहसास नहीं हुआ कि भारत में बोलने की आजादी को कम किया गया है। आर्टिकल 19(1)(a) आज भी पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। मैं सुधांशु आपका दोस्त और आप देख रहे थे द स्वदेश।